वेलकम एवरीवन। आइए शुरुआत कर देते हैं आज के इस न्यू जर्नी की। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एसटी 12 बीके इंग्लिश के सेक्शन पे। बेसिकली हम इंग्लिश के सेक्शन पे बात करेंगे, मींस हम क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चंस पे करने वाले हैं डिस्कशन। इस जर्नी में हमें कई अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइक हमें वोकैब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिलेंगे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, फ्रेज रिप्लेसमेंट, रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, ये सारे ही सेक्शन से क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ सभी याद रखिए, जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा पॉज कर देंगे वीडियो को और अपने अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जैसे ही आप अपना आंसर कर लेंगे उसके बाद ही आप आगे का वीडियो देखेंगे, जिससे कि आपको भी एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि आखिर आप स्कोर कितना कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं उन बेसिस पे आप अपना स्कोर कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के इस न्यू जर्नी की और देखते हैं आज का ये सेशन हमारे लिए कैसे प्रोडक्टिव बनने वाला है। आज के इस सेशन के बेस पे हम क्या खास सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे सामने फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, देखिए ध्यान से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब आपको क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चाहिए जो सब्स्टिट्यूट कर सके किसको, अंडरलाइंड सेगमेंट को गिवन सेंटेंस में। If there is no need to substitute it, select no improvement। अगर इसको सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर सही है, तो नो इम्प्रूवमेंट आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें, he sing always when he is having a shower। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है हमारा, और ही के साथ पहली चीज तो सिंग नहीं बल्कि सिंग्स होना चाहिए। दूसरी चीज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब के पहले आनी चाहिए, जैसे ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, एवर हो गया, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और ये सारी की सारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज होती है। तो स्ट्रक्चर क्या जाएगा, ही ऑलवेज सिंग्स, ही ऑलवेज सिंग्स व्हेन ही इज हैविंग अ शावर। एक्चुअल आंसर आपका फर्स्ट पार्ट जाने वाला है, ए पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला हमारा रीअरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक छोटी सी कहानी है, स्टोरी टाइप की है, उसको देख लेते हैं एक बार। ही देन कॉल्ड आउट, पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। एट फर्स्ट ही थॉट इट वॉज अ स्टक काइट, अगेन नहीं होगा ये वाला। इट वॉज मतलब पहले कोई बात हो चुकी है। भीमा वॉज विजिटिंग हिज फील्ड्स व्हेन ही स्पॉटेड अ राइजिंग डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट ये हो सकता है आपका फर्स्ट सेंटेंस, और यही है भी। अब जब भीमा ने क्या किया, विजिट कर रहा था अपने फील्ड्स में, अपने खेत में, उसने देखा कि एक डिस्क की शेप्ड में, एक सर्कल राउंड शेप में एक ऑब्जेक्ट है जो जमीन के ऊपर उभरा सा है। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें अगले पार्ट को हम किससे जोड़ सकते हैं, इसको सी के बाद सेकंड। एट फर्स्ट ही थॉट इट वॉज अ स्टक काइट, मतलब पहले उसने सोचा कि ये फंसा हुआ है, काइट टाइप का है कुछ। ठीक है, दूर से देखने पे उसे लगा। नाउ सी के बाद जैसे ही हम बी पे गए हमारा आंसर आ चुका है। वैसे सी पे गए थे तो हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, और सी के बाद जैसे ही हम बी पे गए ऑप्शन 3 भी एलिमिनेट हो गया, आंसर आ चुका है। आप भी एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, ऑप्शंस के बेस पे करेंगे चीजों को। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका टाइम काफी बच जाएगा। बाकी कोरिलेट करके देख लो पूरा स्ट्रक्चर। डी थर्ड, बट व्हेन इट स्टार्टेड राइजिंग हायर एंड एमिटेड लाइट ही वॉज शॉक्ड। लेकिन जब वो ऊपर उठने लगा ऑब्जेक्ट और लाइट एमिट करने लगा, उससे लाइट का उत्सर्जन होने लगा, वो एकदम शॉक्ड रह गया, स्तब्ध रह गया। फोर्थ, देन ही कॉल्ड आउट द पीपल बट बाय then only a red glow was visible in the sky।
उसने लोगों को बुलाया, लेकिन जब तक लोग आए तब तक एक रेड ग्लो जो था विजिबल था स्काई में, और कुछ नहीं रह गया, वो मतलब उड़ गया। एक्चुअल में क्या है कि ये उस तरह की कहानियां लाइक एलियंस का एक छोटा सा शिप आया हुआ था, जमीन पे था, और भीमा ने पहले देखा और उसके बाद वो ऊपर की ओर उठने लगा, तो वो डर गया एकदम, उससे लाइट एमिट हुई, और जब तक उसने लोगों को बुलाया और लोग आए तब तक वो गायब हो गया। ये इस तरह की कहानी है यहाँ पे। एक्चुअल आंसर आपका क्या जाएगा? डी पार्ट जाएगा। डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं ना, सभी का आंसर 100% करेक्ट है माय डियर एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज अगला क्वेश्चन, फ्लेक्सिबल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एंटोनिम अपोजिट वर्ड बताना है गिवन वर्ड का, और वर्ड क्या है? फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, और अगर मैं यहाँ पे अदर वर्ड्स की बात करूं लाइक सपल, सपल का मतलब होता है नरम पड़ जाना, लचीला, दैट इज कॉल्ड सपल। स्टेल का मतलब होता है बासी, लाइक स्टेल फूड, बासी खाना, ठीक है। स्टिफ का मतलब होता है कठोर। फ्लेक्सिबल के लिए अपोजिट वर्ड स्टिफ ही जाएगा, सॉफ्ट नरम हो गया। तो ये सारे ऑप्शन से एलिमिनेट हो जा रहे हैं, और सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन जा रहा है दैट इज सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको यहाँ एरर डिटेक्शन करना है, ये बताना है कि क्या प्रॉब्लम है। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। ज्यादातर लोगों को जो खाना पसंद होता है ना, वो मोटा करने वाला होता है, समझ रहे हो ना। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको जो खाना खाना पसंद होता है, जिस तरह जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ये फास्ट फूड जितने भी हैं, या फिर पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, तो ये सब क्या है? फैटनिंग फूड है। फैटनिंग का मतलब मोटा करने वाले फूड है, इंसान को मोटा कर देते हैं, ठीक है। सो अब यहां से एवरीथिंग दैट आई लाइक टू इट, एवरीथिंग लिखा हुआ है। जनरली इंडेफिनिट प्रोनाउंस कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो एवरीथिंग क्या है? सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ आर जाएगा या इस जाएगा? सोच के देखो, आर जाएगा, इस जाएगा, इस जाएगा। और अगर इस जाएगा तो आंसर क्या जाने वाला है? आंसर जाने वाला है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ग्लोरियस। ग्लोरियस वर्ड का आपको क्या चाहिए? सिनोनिम चाहिए। सबसे पहले अगर मैं ग्लोरियस की बात करूं तो एक तरह से आप शानदार से ग्लोरियस को रिलेट कर सकते हैं। ग्लोरियस मींस क्या हुआ? शानदार हुआ, ठीक है। अब ग्लोरियस मींस जब शानदार है, ग्लोरियस मींस शानदार है, तो इसको हम स्प्लेंडेड से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्प्लेंडेड का मतलब भी शानदार होता है, ठीक है। अनयूजुअल का मतलब असाधारण हो गया, इनॉर्मस का मतलब विशाल हो गया, और जेंटल को हम सज्जन से रिलेट कर सकते हैं, जेंटल से रिलेट कर सकते हैं। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है ग्लोरियस के लिए दैट इज स्प्लेंडेड। ग्लोरियस के लिए आपका एक्चुअल आंसर क्या जाएगा? स्प्लेंडेड जाएगा। और जो भी हमारे एस्पिरेंट्स फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट जो भी पिक कर रहे हैं, सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम दैट इज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अब इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है। इफ समवन इज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट मीन्स व्हाट? फॉलो अदर्स, प्रेज वन सेल्फ, कंडेम अदर्स, बी सेल्फ रिलायंट। एक्चुअल में ये कोई भी बंदा जो शेख ही मारता है ना, बोस्टिंग करता है, लाइक अपनी तारीफ खुद करता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कुछ ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसे बंदे को ही और शी इज जस्ट ब्लोइंग हिज और हर ओन ट्रम्पेट। मतलब खुद की तारीफ खुद ही करना, खुद की तारीफ खुद ही करना, अपना फेवरेट खुद ही बन जाना, ठीक है। सो अब यहां से अगर हम देखें प्रेज वन सेल्फ, ये आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर इडियम के लिए। प्रेज
वन सेल्फ। और जो भी हमारे एस्पिरेंट्स पिक कर रहे हैं बी पार्ट, उन सबका सिक्सर लग रहा है, उन सबकी बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आखिर हमें क्या बताना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, ऐसा प्लेस जहां पे कपड़े रखे जाते हैं, क्लोथ्स रखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं। अब कॉफिन तो ताबूत होता है जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है, शाफ्ट का कोई मतलब नहीं है, वार्डरोब ही होगा जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं। और हैंगर का मतलब होता है लाइक विमानशाला, जहाँ पे विमान वगैरह रखे जाते हैं ना, उसको हम हैंगर बोलते हैं। और एक और हैंगर होता है कपड़ा टांगने वाला, वो HANGER होता है हैंगर, ये HANGAR हैंगर होता है, इसका मतलब होता है विमानशाला। थोड़ी सी स्पेलिंग में डिफरेंस है, इस चीज को देख लेना। आगे बढ़ जाते हैं, तो आपका जो एक्चुअल आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जाने वाला है दैट इज सेकेंड पार्ट, वार्डरोब जाएगा आपका 100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है लाइक जागरूक, मतलब किसी भी बंदे को जो जानकारी है किसी भी फील्ड में जो जागरूक है उसको हम विजिलेंट से रिलेट कर सकते हैं। विजिलेंट का मीनिंग है जागरूक। अब इसको हम रैश से कोरिलेट करें अगर, रैश का मतलब होता है लाइक अविवेकपूर्ण, अविवेकपूर्ण मतलब जिसमें किसी भी तरह का कोई विवेक नहीं है, उसको हम रैश से रिलेट कर सकते हैं। वेरी इसका सैनोनिम हो जाएगा, जागरूक सचेत से रिलेट कर जाएगा। अलर्ट भी कहीं ना कहीं सैनोनिम हो जाएगा। कॉशियस मीन्स भी सचेत या सावधानी होता है। तो एक्चुअल आंसर बी पार्ट आपका जाने वाला है। जो भी बी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं माय डियर एस्पिरेंट्स, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं लाइक पार्टनर है, पेटस है और पास है और परस्यू है। देखो पार्टनर वर्ड का स्पेलिंग गलत है, ये हम सबको समझ आ रहा है कि ये जो पार्टनर है ये कुछ ऐसा होना चाहिए, इट्स पार्टनर, इट्स पार्टनर, ठीक है, कुछ ऐसा। और अगर मैं बात करूं पिटस की, पिटस का मतलब होता है दयनीय, मतलब पिटियस से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, दयनीय, दयनीय, ठीक है। पेर्स का मतलब होता है चुभाना, छेद करना, कुछ ऐसे आप पेर्स को रिलेट कर सकते हैं। परस्यू मतलब करना, फॉलो करना, कुछ ऐसे, जैसे आई एम परस्यूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। इम्प्लोर, इम्प्लोर वर्ड को अगर हम देखें IMPLORE, आपको क्या चाहिए, इम्प्लोर का सैनोनिम चाहिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इम्प्लोर का मीनिंग होता क्या है। इम्प्लोर का मीनिंग होता है प्रार्थना करना, इम्प्लोर का मीनिंग क्या होता है, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करने के सेंस में आप इम्प्लोर का यूज कर सकते हैं। कमांड तो हो ही नहीं सकता इसका सिनोनिम। ऑनर सम्मान हो गया, रिफ्यूज मना करना हो गया। लॉजिक के अकॉर्डिंग है अप्रोप्रिएट नहीं है ये, सिनोनिम का तो कोई चांस ही नहीं। प्लीड का मतलब होता है अनुनयन करना, और एक्चुअल में प्लीड करना, रिक्वेस्ट करना, इम्प्लोर करना, ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इम्प्लोर के लिए जो आपका सिनोनिम जाने वाला है ना यहाँ से माय डियर एस्पिरेंट्स, दैट इज थर्ड पार्ट, प्लीड वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट। नेक्स्ट वन, अब आपका रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे सामने। एक बार देखते हैं और किस तरह से इसे कोरिलेट करेंगे एक बार देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करो, एक बार खुद से जरूर ट्राई करो करने का, ऑप्शन के बेस पे करो, ट्राई करो खुद से और ऑप्शन के बेस पे करो। ऑप्शन के बेस पे जब आप करोगे तो थोड़ा जल्दी कर पाओगे आंसर को, ठीक है। देखते हैं एक बार क्या होगा आंसर। अब यहां से अगर हम देखें
It requires physical endurance which can be built with training and exercise. It requires मतलब कोई बात पहले हो चुकी है, फर्स्ट नहीं होगा. Truly strong personalities meet challenges of life bravely and face hardships with equanimity. Again ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होने वाला. However ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा. डी वाला फर्स्ट स्टेटमेंट जाएगा, और डी वाला फर्स्ट स्टेटमेंट अगर जा रहा है तो सीधे सीधे हमारे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू कॉप विद अ फिजिकली चैलेंजिंग टास्क. मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है? एक एबिलिटी है जिससे हम कोप करते हैं क्या? फिजिकली चैलेंजिंग टास्क को कोप करने का काम करते हैं, उनका सामना करते हैं. डी के बाद फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हुई. इट रिक्वायर्स, ये सेकंड हमारा स्टेटमेंट चला जाएगा. फिजिकल एंड्योरेंस विच कैन बी बिल्ड विद ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज. अब ये फिजिकल स्ट्रेंथ आती कैसे? इसके लिए फिजिकल एंड्योरेंस चाहिए. मतलब अगर आप सपोज किसी भी फील्ड में लाइक आपको जैसे जिम करने के लिए आप जाते हैं, ज्यादातर लोगों को एक हफ्ते में रिजल्ट चाहिए होता है. जिम करने का रिजल्ट चाहिए होता है एक हफ्ते में. एक्चुअल में अगर सोच के देखो तो एक्सरसाइज किस लिए जरूरी है? किसी रिजल्ट के लिए जरूरी है? एक्चुअल में सोच के देखो, एक्सरसाइज तो शरीर का पार्ट होना चाहिए ना. लाइक आप ब्रश करते हैं, वो पार्ट है. आप ब्रेकफास्ट करते हैं, आप लंच करते हैं, आप डिनर करते हैं. वैसे एक्सरसाइज भी तो आपके रूटीन का ही हिस्सा होना चाहिए ना. हम क्यों रिजल्ट से चिपक जाते हैं? कभी सोच के देखो इस चीज को. अब जो लोग लाइक उसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सपोज बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाना चाहते हैं एंड सो ऑन, वो अलग अलग सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं, यूज करते हैं. लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो जनरली किसी सप्लीमेंट की किसी को जरूरत ही नहीं है. अगर आपके अंदर फिजिकल एंड्योरेंस है, आप टिकाऊ हैं अपने पॉइंट पे, तो आप अच्छी मसल्स बिल्ड कर सकते हैं. और अपने जैसे कहते हैं फिजिकली हमारी बॉडी क्या होती है, धीरे धीरे डिटेरिएट होती रहती है. टाइम के साथ क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है कमजोर होती चली जाती है. तो एक स्ट्रेंथ हमारी बॉडी में बनी रहती है, फिजिकल एंड्योरेंस रहता है हमारी बॉडी के अंदर एक्सरसाइज के बेस पे. और ये हमें कैसे मिलता है? ट्रेनिंग और एक्सरसाइज से. आगे बढ़े हम लोग. जैसे हम डी के बाद ए पे गए ना, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. ध्यान से देखना तरीका क्या होता है. फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. अब भाई हमारे तीन ऑप्शंस जब एलिमिनेट हो ही गए तो जो सही ऑप्शन है वो हमारे सामने आ गया. दैट इज थर्ड पार्ट. सी और डी को और कोरिलेट करके देख लेते हैं. हाउएवर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इज अ पर्सनालिटी ट्रेट or a quality. B. Truly strong personalities meet challenges of life bravely and face hardships with equanimity. अब यहाँ पे अगर आप देखें कि देखो फिजिकल स्ट्रेंथ और यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर की बात हो रही है. इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट और अ क्वालिटी. देखो आप बॉडी को अपने फिजिकल रूप से मजबूत बना सकते हैं. इट्स अप टू यू. लेकिन जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है, मतलब अंदर से ताकत, अंदर से साहस, वो क्या है? एक सोल का एक तरह से गुण है. कुछ लोग फिजिकली बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन अंदर से क्या होते हैं? कावर्ड होते हैं, कायर होते हैं. मतलब फिजिकली मजबूत हैं, दिखने में मजबूत लग रहे हैं, लेकिन बाहर से अंदर ही अंदर वो बड़े कमजोर हैं. समझ गए ना? ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो फिजिकली मजबूत हैं लेकिन अंदर से कायर है, कमजोर है. और कायरता का सीधा सा एग्जाम्पल क्या है? लाइक जो आपसे ताकतवर है उससे आप डर रहे हैं, और जहां पे आप जानते हैं कि आपसे कमजोर इंसान है, वहां पे आप ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. ये कायरता का सबसे बड़ा साइन है. अगर कोई आपसे कमजोर है
या ताकतवर है, इट डजेंट मैटर्स एट ऑल. इफ somebody is doing wrong, you need to oppose him or her. This is your right, and this is the sign of strength. Are you getting that what I'm trying to say? एक्चुअल में जो ट्रू पर्सनैलिटी होती है वो क्या होती है, वो सच बोलती है. ट्रू पर्सनैलिटी सच के साथ होती है हमेशा. आपको अगर अपनी पर्सनैलिटी, अपने कैरेक्टर को मजबूत करना है तो एक चीज याद रखो आज के बाद, सच बोलना, सिर्फ झूठ मत बोलना. आप देखिए अंदर से आपका कैरेक्टर कितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. आप खुद ही सोचे, आप खुद सोच भी नहीं सकते ऐसा कि आपका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग हो जाएगा धीरे धीरे, अगर आप सिर्फ एक चीज को अडॉप्ट कर लें कि मैं सच बोलूंगा या बोलूंगी, कभी झूठ नहीं बोलना. मुझे समझ गए ना? तो अब यहां से अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर जा रहा है यहां से, दैट वुड बी थर्ड पार्ट. और जो भी थर्ड पार्ट पिक करना है, नो डाउट उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं हमारे एस्पिरेंट्स. चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. अब यहाँ पे फिलर का एक क्वेश्चन है हमारे सामने. हमें इस फिलर में एक पर्टिकुलर वर्ड फिल करना है और वो वर्ड क्या होगा, दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई. स्टूडेंट्स वेंट टू देयर डेस्क क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कहाँ गए, अपने एक तरह से रिलेटेड क्लासेस में गए. तो अपने रिलेटेड मतलब रिस्पेक्टेड क्लासेस. रिस्पेक्टेड का मीनिंग रिलेटेड हो जाएगा ना यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग. सॉरी, रिस्पेक्टिव क्लासेस. स्टूडेंट्स वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस, मतलब रिस्पेक्टिव मीन्स रिलेटेड हो जाएगा यहाँ पे आफ्टर मॉर्निंग असेंबली. तो आंसर हमारा बिल्कुल सेकेंड पार्ट जाएगा. और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है. वेरी गुड, वेल डन एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन. मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स. मार्टिन ने क्या किया, ड्रू किया क्या, एक पिक्चर. किसकी पिक्चर? स्नो कैप्ड माउंटेन्स की पिक्चर को ड्रू किया. कुछ ऐसा बोला जा रहा है. अब यहां से अगर आप देखें, आपको क्या चाहिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. आपको इस स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस बताना है. पैसिव में क्या स्ट्रक्चर होगा, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई. अब यहाँ पे अगर हम देखें, अ पिक्चर ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स वाज ड्रॉन बाय मार्टिन. अ पिक्चर ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स वाज ड्रॉन बाय मार्टिन. देखो पास्ट इंडेफिनिट है ना, ड्रू लिखा हुआ है, तो हैज बीन लगा के तो स्ट्रक्चर हमको रिलेट करेंगे नहीं, इसका कोई चांस ही नहीं है अगर पास्ट इंडेफिनिट है. तो मतलब सी और डी जो ऑप्शन है वो भी हमारा एलिमिनेट ही हो जाएगा. तो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा बच रहा है, दैट इज बी पार्ट. अ पिक्चर ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स वाज ड्रॉन बाय मार्टिन. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा. एक्चुअल आंसर हमारा सेकंड पार्ट, बी पार्ट जाने वाला है. और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सबका सिक्सर लग जाने वाला है. वेरी गुड, वेल डन एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. स्पिल द बीन्स. स्पिल द बीन्स मतलब फलियों को बिखर. स्पिल मीन्स होता है फैलाना, छलकाना, बिखराना. बीन्स फलियां हो गया, तो बीन्स को स्पिल करना मतलब फलियों को बिखरा देना. कुछ ऐसे. क्या होगा इसका मीनिंग? परफॉर्म मैजिक, वर्क हार्ड, वेस्ट मनी, गिव अवे अ सीक्रेट. अच्छा, स्पिल द बीन्स का मतलब कुछ ऐसा होता है लाइक किसी बंदे से आपने बोला कि भाई किसी को बताना मत ये बात. उसने दूसरे बंदे से बता दिया और कहा कि भाई किसी को बताना मत ये बात. धीरे धीरे सबको पता चल गई बात और सबको लग रहा है किसी को पता ही नहीं है, किसी को बतानी ही नहीं है. ऐसी कहानियां रहती है ना कभी कभी. एक्चुअल में स्पिल द बीन्स को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं लाइक कोई भी ऐसा सीक्रेट जो आपको रिवील नहीं करना था, जो आपको दूसरों को रिवील नहीं करना था और आपने कर दिया. दैट इज कॉल्ड स्पिल द बीन्स. तो स्पिल द बीन्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? गिव अवे अ सीक्रेट. गिव अवे अ सीक्रेट.
अब परफॉर्म मैजिक नो चांस, वर्क हार्ड नो चांस, वेस्ट मनी नो चांस। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका डी पार्ट जाने वाला है, और बिल्कुल जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं हमारे एस्पिरेंट्स उन सबका सिक्सर है, उन सबकी बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। इस स्टेटमेंट के लिए आपको एक वर्ड देना है, क्या होगा, ठीक है। अब कोई बंदा जो रिजर्व्ड है अपनी स्पीच में, मतलब कम बोलता है, क्या बोलेंगे उसको? कॉन्फिडेंट का तो कोई चांस ही नहीं है। रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब होता है मितभाषी। क्या होता है? मितभाषी। मितभाषी समझ रहे हो ना, कम बोलने वाला इंसान। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं एलोक्वेंट की, ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे बात करूं एलोक्वेंट की, एलोक्वेंट का मतलब होता है वाक्पटु। वाक्पटु मतलब बहुत ज्यादा जो फ्लुएंट है बोलने में, उसको हम एलोक्वेंट बोलते हैं। एडामेंट का मीनिंग हो गया कठोर। एडामेंट क्या हो गया? कठोर हो गया। तो आपका जो सबसे एक्चुअल आंसर जाएगा, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जाएगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए जो एक वर्ड, दैट इज रेटिसेंट। एक्चुअल आंसर आपका बी पार्ट जाने वाला है, सेकंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं सबका सिक्सर है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और देखते हैं आखिर अगला क्वेश्चन हमें क्या बताना चाहता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे फिलर का एक क्वेश्चन है हमारे सामने। यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर वर्ड फिल करना है। द गवर्नमेंट हैज वार्न्ड द ट्रेडर्स नॉट टू डैश ओनियंस, नॉट टू होर्ड कंबाइन ग्रॉस और बल्क। एक्चुअल में हॉर्ड वर्ड सबसे अच्छा जाएगा। हॉर्ड का मतलब ढेर लगाना होता है, इकट्ठे करने के सेंस में भी हम हॉर्ड का यूज कर सकते हैं। कंबाइन जोड़ना हो गया। ग्रॉस का मतलब कुल लाभ होता है, अर्जित करना, किसी चीज को लाभ अर्जित करने के सेंस में। बल्क को भी हम रिलेट कर सकते हैं करीब इकट्ठे करने के सेंस में, लेकिन हॉर्ड वर्ड अगर ना होता, क्योंकि फिजिकल ऑब्जेक्ट है, प्याज की बात कर रहे हैं, तो उसको इकट्ठा करना मतलब अपने पास पहले से, जैसे कुछ होते हैं ना कि गवर्नमेंट ट्रेडर्स को वार्न किया कि वो इकट्ठा ना करें प्याज को। देखो किसी भी चीज का रेट बढ़ाने का क्या तरीका होता है, लाइक अगर सपोज किसी व्यापारी ने किसी चीज को खरीद लिया, जितना सप्लाई आया सारा खरीद लिया और अपने पास इकट्ठा कर लिया सारा, अपने गोदामों में भर लिया, मतलब मार्केट तक चीज को पहुंचने नहीं दिया। मार्केट में हो जाएगी उस चीज की कमी। कमी का मतलब समझते हो? डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला पढ़ा है। किसी चीज की अगर मार्केट में कमी हो गई, अगर किसी भी चीज की कमी हो गई मार्केट में, तो उसका रेट अचानक से बढ़ेगा। जिस पीक पे रेट बढ़ा उसने क्या किया, ट्रेडर ने रिलीज कर दिया उस सारे मटेरियल को जो भी उसने होल्ड करके रखा था 1 हफ्ते से 10 दिन से जो भी है। अब क्या हुआ कि मार्केट में अचानक से उसको बड़ा प्रॉफिट मिल गया और फिर रेट मैनेज हो गए, रेट फिर से नीचे की ओर आ गया। जैसी चीज की अधिकता हुई रेट नीचे, जैसे ही कमी हुई रेट ऊपर। ये डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, वार्न किया ट्रेडर्स को कि वो इकट्ठे ना करें ऑनियंस को, जिससे कि मार्केट का रेट अचानक से ना बढ़े, आम जनता को परेशानी ना हो उससे। ऐसी कुछ बात चल रही है। एक्चुअल आंसर आपका ए पार्ट जाने वाला है, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। नाउ आपको ये बताना है कि ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में है इस स्टेटमेंट में। इस ये जो स्टेटमेंट है ना आपका, इसमें ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में। Deepa walked down the road slowly without looking anybody. किसी की ओर देखने के सेंस में हम जो यूज करते हैं फ्रेज, दैट इज लुक एट, देखने के लिए किसी की ओर। एनीबडी के साथ लुकिंग डायरेक्टली आप नहीं जोड़ेंगे, कंप्लीट फ्रेज ही नहीं बनेगा।
स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा आपका। लुकिंग एट एनीबडी जाने वाला है यहाँ पे, लुकिंग एनीबडी नहीं, लुकिंग एट एनीबडी जाएगा। मतलब लुकिंग और एनीबडी के बीच में क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। और अगर एट चला जाएगा ना तो आंसर आपका क्या जाएगा, आंसर आपका थर्ड पार्ट जाएगा। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग जाएगा। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, नेग्लिजिबल, नेगोशिएट, नेसेसरी और नॉन्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें नेग्लिजिबल ना के बराबर होता है और बिल्कुल इसकी स्पेलिंग 100% करेक्ट भी है। और नेगोशिएट, नेगोशिएट शी नहीं होता, टी होता है यहाँ पे। नेगोशिएट मोल भाव करना, NEGOTIATE, नेगोशिएट, कुछ ऐसा स्पेलिंग जाता है हमारा, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल स्पेलिंग जाएगा रॉन्ग है, जो आंसर आपका जाएगा दैट इज द सेकेंड पार्ट। नेसेसरी आवश्यक हो गया। और अगर मैं नॉन्स से रिलेट करूं, नॉन्स का मतलब क्या होता है, उपद्रव। आप इसको उपद्रव से रिलेट कर सकते हैं, आप इसको परेशानी से रिलेट कर सकते हैं। उपद्रव या परेशानी, दैट इज कॉल्ड नॉन्स। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होने वाला है माय डियर एस्पिरेंट्स। और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखो आपका स्टेटमेंट डायरेक्ट स्पीच में, व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू आइडेंटिफाई इट्स करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो। अब देखो सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, सभी में आस्क्ड मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो सभी में आस्क्ड मिल रहा है, शी आस्क्ड मी। अब What time is your flight tomorrow? Is और will be का यूज तो होना ही नहीं है क्योंकि प्रेजेंट पास्ट में जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखें फर्स्ट और सेकंड तो गलत हो गया। टुमारो को हम द फॉलोइंग डे में बदलते हैं, द नेक्स्ट डे में भी बदलते हैं, लेकिन टुमारो को टुमारो तो नहीं लिखते। तो इस बेस पे अगर हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। कुल मिला के एक ही ऑप्शन बच रहा है जो करेक्ट होगा, दैट इज थर्ड पार्ट। शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम माय फ्लाइट वाज द फॉलोइंग डे। एक्चुअल आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं ना सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आखिर हमें क्या बताना चाहता है। Now select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. Sentence improvement का क्वेश्चन है and you need to improve the underlined phrase if there is a need. Let's identify it. My shoes were worn out, so I had to buy a new one. यहां से अगर आप देखें तो मेरे शूज जो हैं वो फट गए हैं, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। सो आई हैड टू बाय अ न्यू वन। इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो आपको ये समझ आ रहा है कि अ न्यू वन की जगह न्यू वंस का यूज हम करेंगे। अ न्यू वन, एक शूज थोड़ा ना खरीदोगे, सीधी सी बात है। शूज तो पेयर में होते हैं तो कम से कम 2 ही खरीदोगे पहनने के लिए। तो अ न्यू वन नहीं बल्कि न्यू वंस जाएगा और आंसर आपका जाने वाला है सेकंड पार्ट। अ जहां लगा ये तो गलत ही है, द न्यू वंस, वंस यहाँ अपॉस्ट्रोफ लगा है, ये गलत है, नो इम्प्रूवमेंट का भी कोई चांस नहीं है। एक्चुअल आंसर आपका क्या जाने वाला है, एक्चुअल आंसर आपका सेकंड पार्ट जाएगा। बी पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होने वाला है।
आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है देख लेते हैं। वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका। देखो यहाँ पे क्या है, एक पैसेज है हमारे सामने। अभी हमें करना क्या है, हमें इसके जो फिलर्स हैं लाइक ए बी सी डी ये हैं जो, इनको हमें कंप्लीटली फिल करना है। एक बार देख लेते हैं। वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन कालाहारी डेजर्ट, अफ्रीकाज कालाहारी डेजर्ट। मतलब ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि जो वाटरमेलन है, मतलब तरबूज की बात हो रही है, उसकी जो शुरुआत हुई, इसका जो ओरिजिनेशन हुआ वो कहाँ से हुआ, अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट से हुआ। बिलीव इट डैश नॉट द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट डैश नियरली 5000 years ago in Egypt and is dash in Egyptian hieroglyphics on the hieroglyphics को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब क्या होता है। हायरोग्लिफिक्स मीन्स होता है चित्रलेख। ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या होता है, चित्रलेख। ठीक है। इन Egyptian hieroglyphics on the walls of their dash buildings, the fruit was often placed as burial tomb of the king to provide nourishment in the afterlife। देखो होता क्या था यहाँ पे कि जो वाटरमेलन था इसका हार्वेस्ट 5000 साल पहले इजिप्ट में भी पाया गया। अब यहाँ पे बात हो रही है इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स की, मतलब जो चित्रलेख हैं, चित्र जो बने हुए हैं इजिप्ट के, उनकी बात हो रही है। वॉल्स पे, जो बिल्डिंग्स है उनकी वॉल्स पे इस तरह के आकृतियां देखने के लिए मिलती हैं जो तरबूज थे। मतलब 5000 साल पहले इजिप्ट में तरबूज हुआ करता था, वाटरमेलन हुआ करता था। ठीक है। और जब उसके चित्र अवेलेबल हैं, ड्राइंग्स अवेलेबल हैं, तो मतलब था 5000 साल पहले। ठीक है। अब ये फ्रूट, इस चीज के भी साक्ष्य मिल रहे हैं कि ये फ्रूट जो है, जो राजा हुआ करते थे उनकी कब्र के साथ में इस फ्रूट को भी, मतलब वाटरमेलन को भी दफनाया जाता था, जिससे कि उनको आफ्टर लाइफ में नूरिशमेंट मिल सके। कुछ ऐसी बात हो रही है। आई थिंक सभी को समझ आ गया पैसेज क्या कह रहा है, पैसेज की थीम क्या कह रही है, कंटेंट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। चलिए अब पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं हम लोग। लाइक क्वेश्चन नंबर 96, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ए में हम क्या फिल करें। वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीकाज कालाहारी डेजर्ट। बिलीव इट डैश नॉट, बिलीव इट डैश नॉट, बट नॉट, और नॉट, एंड नॉट, इफ नॉट। सीधी सी बात है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो और ही जाएगा हमारा स्ट्रक्चर, बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट। तो हम और से कोरिलेट कर सकते हैं और आंसर हमारा बिल्कुल बी पार्ट जाने वाला है। इसमें हमें और मिल जाएगा और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। बिलीव इट और नॉट, द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट डैश नियरली 5000 years ago इन इजिप्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट डैश नियरली 5000 years ago इन इजिप्ट। अब यहाँ पे कंटेंट, प्रोड्यूस्ड, डिस्कवर्ड, अकर्ड, क्या होने वाला है हमारा आंसर। देखिए अपने अकॉर्डिंग और पिक कर दीजिए अपना आंसर। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या फिल होना चाहिए ये देखिए फटाफट। कंटेंट का यूज करेंगे, प्रोड्यूस्ड का यूज करेंगे, डिस्कवर्ड या अकर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कवर का मतलब तो खोज करना होता है, खोज होना होता है। किसी चीज की खोज नहीं की गई, ये दर्शाया गया, दिखाया गया, मतलब उस टाइम पे ये हुआ करता था 5000 साल पहले, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। ज्यादातर लोग मैं जानता हूं डिस्कवर्ड पिक करेंगे, लेकिन एक्चुअल आंसर हमारा क्या जाने वाला है, अकर्ड जाएगा। इस पर्टिकुलर फिलर के लिए आंसर
The first recorded watermelon harvest occurred nearly 5,000 years ago in Egypt and is dash in Egyptian hieroglyphics on the walls of ऐसे ये साथ में ही है इसके walls of their dash buildings, depicted buildings, diverted buildings, distributed buildings, directed buildings. अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे दर्शाया गया है. अगर मैं हायरोग्राफिक्स की बात कर रहा हूं तो ड्राइंग की बात हो रही है, चित्रलेख की बात हो रही है, चित्रों के थ्रू जो लेख लिखा गया उसकी बात हो रही है, तो उसमें दर्शाया गया होगा ना कि लोगों के दीवारों पे, वॉल्स पे वाटरमेलन्स शो हो रहे हैं. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिपिक्ट किया गया होगा. डिपिक्ट का मतलब क्या होता है, लाइक दर्शाना. डिपिक्ट का मतलब क्या होता है, दर्शाना. आगे बढ़ जाते हैं. ऑफ देयर walls of their dash buildings, of their obsolete buildings, outdated buildings, early buildings और ancient buildings. देखो obsolete वर्ड काफी प्यारा है यहाँ पे. अगर मैं obsolete की बात करूं, लाइक obsolete का मीनिंग होता है जो ऐसा कुछ भी जो क्या है, अप्रचलित है, मतलब अब प्रचलन में नहीं है, पहले था अब प्रचलन में नहीं है, दैट इज कॉल्ड obsolete. इसका कोई चांस नहीं है यहाँ पे. ancient वर्ड सबसे अच्छा हो जाएगा क्योंकि ये पुराने की बात कर रहा है. आउटडेटेड मीन्स भी पुराना हो गया, अर्ली मीन्स पहले का हो गया. तो एंशिएंट आपका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जाने वाला है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 100. फिफ्थ पिलर के लिए हमारा आंसर क्या होगा, वॉल्स ऑफ देयर बिल्डिंग्स. दिस फ्रूट वॉज ऑफन प्लेस्ड डैश ब्यूरियल टॉम्ब ऑफ किंग्स टू प्रोवाइड नरिशमेंट इन आफ्टर लाइफ. अब यहाँ पे इन का यूज हम कर सकते हैं. भाई टॉम में रखा जा रहा है ना, मतलब कब्र की बात किया जा रहा है, उसमें रखा जा रहा है, तो इन सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है. अब अलोंग, विद, आफ्टर, ये सब गलत हो जाएंगे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि टॉम में अगर इस फ्रूट को रखा जा रहा है किंग्स की, जिससे उनको आफ्टर लाइफ नरिशमेंट मिल सके, तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला है. और जो भी थर्ड पार्ट पिक करेंगे सभी का सिक्सर लग जाएगा, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर चली जाएगी. वेरी गुड, वेल डन एवरीवन. सो आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट. आई होप आज के सेशन से आपने कई नए नए कॉन्सेप्ट, कई नए नए स्ट्रक्चर सीखे होंगे. हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में कुछ और मज़ेदार से एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस के साथ. बाकी शाम को 6 बजे 6 PM पे मेरी क्लास डेली होती है इसी महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, तो रेगुलर बेस पे उस क्लास को भी ज्वाइन करिए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन टेक केयर, थैंक यू.